ब्लैक मैजिक, जिसकी रूट्स एरा ऑफ बेबीलोन से जाकर मिलती। वैसे तो इसकी शुरुआत दो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाने से हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी बेशुमार टाइप्स बन चुकी हैं, जिसमें ना सिर्फ जीते जाते इंसानों के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है बल्कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए तो इस मनहूसियत को ब्लैक मैजिक कहते हैं। आज की पहली कहानी इंडिया से अलीशा इमाम खान ने शेयर की है, जो कि उनकी न्यूली वेडेड भाभी से जुड़ी है, जो ना सिर्फ उनकी और उनकी ज़िंदगी के लिए आजमाइश बनी बल्कि एक और लिसनर हैं जिन्होंने अपनी खाला से मुंसलिक कहानी शेयर की है, जो कि बेहद दिल दहला देने वाली है, जिसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी शख्स जो कि कमज़ोर दिल का मालिक है तो प्लीज़ आज के एपिसोड से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि शायद आज का एपिसोड आपके लिए काफ़ी स्कैरी साबित हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज़ लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम अलीशा इमाम है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी अपनी एक कहानी सुनाई है, सो आई थॉट कि जो रिसेंटली हमारे घर में गुजरी उसके मुतालिक भी शेयर करूँ। तो बात आज से 3 मंथ्स पहले की है, जब मेरे भाई की शादी हुई। शादी से पहले तो हम लोग एक रेंट के घर पे रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा खुद का घर है। मेरे भाई की शादी थी तो हम लोग बेहद खुश थे, एक तो नए घर में आने की और दूसरी शादी की खुशी में। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से सारे रस्म और मामलात हुए। मेरी अम्मी को बेहद इंतज़ार था इस शादी का। बहरहाल शादी हो गई, रुखसती के बाद भाभी घर आ गई तो सब कुछ सही था। एटलीस्ट शुरू के 10-15 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद भाभी के मिजाज में तब्दीली देखने को मिली। वो अचानक से कभी हंसती तो कभी बिला वजह परफ्यूम और इत्र का बेहद इस्तेमाल करती। मुझे क्योंकि परफ्यूम और इत्र वगैरह से एलर्जी भी है तो मैंने उनको कहा भी कि भाभी ये चीज़ें मत यूज़ किया करें, ऐसे वैसे भी जन्नात अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जब कमरे में जाती थी तो मैं नोटिस करती थी कि वो रोज़ अपने बेडशीट से लेकर डोरमैट, सोफ़ा कवर, हत्ता के जाए नमाज भी रोज़ के रोज़ धोकर इस्तेमाल करती थी। मैंने पूछा कि आप ये चीज़ें रोज़ क्यों वॉश करती हैं, जबकि ये तो रोज़ धुलने वाली चीज़ें भी नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से का इजहार किया और मिसबिहेव करते हुए मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। अब उनका ये जो बिहेवियर था वो मेरी समझ से बाहर था। खैर मैंने इस मामले में अपनी वालिदा से डिस्कस किया तो उन्होंने भाभी को बुलाया और उनसे पूछा, तो वो एकदम नॉर्मल तरीके से मेरी वालिदा से कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, शायद आपकी बेटी झूठ बोल रही है। तब अम्मी ने एक और चीज़ नोट की कि उनकी आंखें बहुत अजीब सी महसूस होने लग गई थी। अम्मी ने उनके घर कॉल की और कहा कि आपकी बेटी ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम और इत्र वगैरह का इस्तेमाल कर रही है और रोज़ाना जो चीज़ें नहीं धुलने वाली उनको भी बाकायदगी से वॉश कर रही है। तो ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि ये एक्टिविटीज़ इसकी पहले तो नहीं थी, तो खैर आप इस पर इतना गौर ना दें। तो फिर इस तरह से बात रफा दफा होगी। रात हुई, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, शादी के गेस्ट भी घर में मौजूद थे। फिर अचानक से आधी रात को तकरीबन 3 बजे के करीब भाभी हमारे कमरे में आती है और दरवाज़ा ज़ोर से नॉक करती है। उस कमरे में मैं, मेरी 3 बहनें और अम्मी वगैरह साथ सो रहे थे। वो रूम में दाखिल हुई, उनके बाल खुले हुए थे और उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। हम लोगों की समझ से बाहर थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उनके पीछे मेरे भाई भी हमें नजर आए तो अम्मी ने भाई से पूछा कि बेटा ये सब क्या चल रहा है। भाई ने तब सब बताया कि अम्मी कुछ दिनों से ये ऐसी ही हरकतें कर रही है, मैंने आप लोगों से बात इसलिए छुपाई कि आप लोग टेंशन में ना आ जाएं। भाई ने कहा कि ये रोज़ रात को नहाती है और घंटों बाथरूम में वक्त गुजारती है। ये सब बात भाई अम्मी को बता ही रहे थे कि भाभी ने भाई को बहुत गुस्से से मुखातिब किया और मिसबिहेव करते हुए कहा कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, लिहाजा अपनी औकात में रहो और वगैरह वगैरह। और ना सिर्फ भाई बल्कि हमारे एक और भाई जो शादी में शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वह बैरून मुल्क रहते हैं, उनके ऊपर भी भाभी की तरफ से इल्ज़ामात लगे थे। अब सारे सिचुएशन को देखकर सुनकर हंस भी रहे थे और अंदर अंदर से खौफज़दा भी हो रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। खैर भाई ने उनका हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले गए और उस वक्त तक वो भाभी अपने होश खो बैठी थी। चीखने चिल्लाने लगी, जैसे तैसे करके उनको काबू में किया गया तो वो जाकर जाए नमाज बिछाकर उसके ऊपर सजदे में चली गई। कभी हंसती थी ज़ोर से तो कभी रोती थी। फिर हमें पूरा यकीन हो गया था कि इनके ऊपर कुछ गैर मामूली असरात हैं। जैसे तैसे करके वो रात गुजारी। सुबह हुई तो हमने उनके घर वालों को कॉल किया और सारा वाक़या उन्हें बयान किया कि आपकी बेटी एटलीस्ट हमसे तो संभाली नहीं जा रही, लिहाजा आप आकर इसको संभाल लीजिए।
उन भाभी की शक्ल देखकर अब हमें अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। हमारे शहर से उनका घर तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर है। उनकी फैमिली को आते आते रात हो गई और भाभी की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली जब उनके घर वाले किसी कारी साहब को लेकर आए तो भाभी ने अपनी फैमिली को देखा तो थोड़ी सी सही हुई। जब कारी साहब ने उनके ऊपर दम शुरू किया और सवाल जवाब किए तो भाभी पर एक जिन हावी हो गया। बहुत देर पूछने और सवाल करने के बाद उसने आखिरकार कहा, मुझे इस लड़की के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया कि इसके ससुराल में से कुछ लोग हैं जो इसका रिश्ता ख़राब करना चाहते हैं। फिर कारी साहब ने बताया कि इस लड़की से कोई जलन करता था, इसीलिए ऐसा किया गया था कि ये चैन से ना रह पाए अपने ससुराल में। मुझे मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या राज है। मैंने जो भी देखा उस दिन उसको सच समझना शायद मुश्किल था मेरे लिए। खैर, भाभी अपनी फैमिली के साथ कुछ मंथ्स के लिए अपने घर चली गई। वहाँ भी उनके साथ कुछ ना कुछ मामलात होते रहे। उन्हें एक साइकेट्रिस्ट से भी दिखाया गया क्योंकि ये सब होने के बाद उनके दिमाग पे कुछ चीज़ें असर कर गई थी। फ़िलहाल वो पहले से काफ़ी ठीक हैं और हमारे घर आ चुकी हैं, बट आज भी वो मुझे थोड़ी नॉर्मल नहीं लगती। खैर, मैं दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। और मैं कहना ही चाहूँगी कि जो भी इंसान ऐसी हरकतें करता है, दूसरों का घर ख़राब करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है, ऐसे इंसानों का ज़मीर अंदर से मर जाता है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम अरीहा है और मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आपकी वीडियोस को बहुत शौक़ से देखती हूँ और आज आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक़या हमारे आबाई घर का है जहाँ पर आज भी हम रिहाइश पजीर हैं। हमारे घर कुछ यूँ बने हुए हैं कि उनमें से एक से दूसरे घर बआसानी जाया जा सकता है। हमारा और मेरे 2 ताया का घर साथ है। तकरीबन हम सब के साथ कोई ना कोई वाक़या हो चुका है। आज मैं आपको अपनी पप्पो के साथ हुआ वाक़या बताऊँगी। मैं तब 12 बरस की थी जब हम सब अपने घर थे और रात के वक्त मिलकर ड्रामा देख रहे थे। और हमारे साथ वाले घर में फुप्पो रहती थी क्योंकि ताया लोग यूएस में होते थे, तो वहाँ फुप्पो रहती थी, उनका एक बेटा, और वो दोनों सो रहे थे। उस वक्त हम सब ड्रामा देख रहे थे कि अचानक फुप्पो की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे वाले जल्दी से भाग कर वहाँ गए और उनसे वजह मालूम की तो फुप्पो ने बताया कि वो सो रही थी कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी चारपाई के पैर वाली साइड पर कोई आकर बैठा है। उन्होंने देखने के लिए आंखें खोली तो एक बच्चा बैठा था। उनको लगा कि शायद वो उनका बेटा है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो उनका बेटा सामने गहरी नींद में सो रहा था। फुप्पो ने जब पलट कर वापस देखा तो वहाँ उनकी चारपाई के पैरों वाली साइड पर अब कोई भी नहीं था। हम सब ये सुनकर बहुत डर गए। उस घर में एक अजीब सी बेचैनी है। फिर फुप्पो ने यूं ही एक दिन छत की स्टेयर्स पर एक बच्चे को बैठा देखा और समझा कि उन्हीं का बेटा है। इसको रात इतनी देर जागता देखकर उस पर गुस्सा हुई और ज़बरदस्ती उसे साथ ले जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि वो बच्चा अचानक वहाँ से गायब हो गया और फुप्पो का सर सीढ़ियों से लगकर फट गया। दरअसल वहाँ हमारे बड़ों का कहना है कि किचन के साथ वाले कमरे में एक औरत और एक बच्चा रहता है, जो वाकई सच है। हम अक्सर किसी का वजूद अपने साथ महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि आज तक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाक़यात बेशुमार हैं जो मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। मेरा नाम हुरैज़ा है। मैं आपके चैनल पर पहले भी वाक़या शेयर कर चुकी हूँ जो कि मेरी फुप्पो के घर से वाबस्ता थे। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जब फुप्पो अपनी फैमिली के साथ सऊदीया में हुआ करती थी तो उनका घर जो कि पाकिस्तान पेशावर में है बहुत अरसे बाद रहा, और चूँकि अब उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई है तो उनके साथ घर में वाक़यात होते रहते हैं। ये वाक़या मेरे कज़न के साथ हुआ है, इनके अपने इसी घर में। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी फुप्पो और बाकी फैमिली के मेंबर्स गर्मियों के सीज़न में नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए थे तकरीबन 1 महीना गुजारने के लिए, पर उनके बच्चे जो कि दोनों बेटे थे वो यूनिवर्सिटीज़ जाने के लिए यहीं पर रुके हुए थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने थे। तो इनको खाना वगैरह भी खुद तैयार करना पड़ता था या कभी कभार बाहर से ले आते थे। तो रात के टाइम एक मरतबा यूँ हुआ कि कज़न अपने लिए खाना तैयार कर रहा था और दूसरा कज़न अपने कमरे में था। एक ने अपने लिए शौरमे बनाए इस नियत से कि वो दोनों अलग-अलग खा लेंगे और तीसरा आधा करके दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। वो बनाकर शौरमा बनाकर कज़न ने किचन काउंटर पर रख दी और पीछे फ्रिज से बाकी चीज़ें निकालने के लिए मुड़ा। जैसे ही वापस काउंटर प्लेट की तरफ उसको उठाने के लिए काउंटर की तरफ वापस पलटा तो वो शौरमा गायब हो चुका था। अब इस कज़न को पहले से इल्म था कि घर में हमारे अलावा और भी मखलूक है, तो कज़न ने इतना रिएक्ट नहीं किया, बस वहीं किचन में खड़े होकर ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुए कि चलो ले लिया है, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिस्क लिखा हुआ था।
और बाकी 2 जो प्लेट में बचे थे वो लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम किचन में गए थे, तो उसने इनकार कर दिया और अंदाज़ा हो भी रहा था कि वो किचन में नहीं गया, क्योंकि चंद ही सेकंड्स में कोई कैसे किचन में आ जा सकता है। इस किस्से को उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद फुप्पो और बाकी फैमिली के मेंबर्स नॉर्दर्न एरिया से वापस आ गए। तो कज़न बताता है कि एक रात वो सो रहा था अपने बेड पर, तो अपने कान के पास ही उसे नींद में सांसों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई तेज़ी से सांस ले रहा हो। पहले तो इसको ये लगा कि छोटा भाई है, शायद उसको नज़ला ज़ुकाम है तभी ऐसे सांसें ले रहा है, पर जब इसने आंखें खोली तो कुछ नहीं था। ना ही साथ वाले बेड पर इसका भाई था, क्योंकि वो रात को देर तक पढ़ता रहता है। कमरे में गुप अंधेरा था, क्योंकि कज़न को ऐसे ही अंधेरे में सोने की आदत है। अब कज़न ने बेड पर देखा तो भाई नहीं था, तो उसकी नज़र बेड के सामने अलमारी पर पड़ी। तब उसने देखा कि एक अक्स है, स्याह अक्स, अलमारी के ऊपर उसे नजर आया। मालूम ऐसा हो रहा था कि शायद कोई जानवर है 4 टांगों वाला, मगर फिर भी सब कुछ वाजिया नहीं हो पा रहा था, खास तौर पर उसका चेहरा। और देखते ही देखते वो अक्स एकदम से छलांग लगाकर साथ वाले बेड पर आ गिरा और बेड के अंदर गायब हो गया। अभी कज़न ये देखकर सब कुछ प्रोसेस कर ही रहा था कि एकदम बेड से आहिस्ता आहिस्ता से वो जो अक्स था उभरने लगा। मतलब कि एक पल को वो बेड पर गिरते ही गायब हो गया था, पर कुछ ही सेकंड्स में वो वापस बेड से उठने लगा और एक गुंबद यानी कि डोम की शेप इख्तियार कर रहा था। बस ये देखना था कि कज़न की हालत गैर हो गई थी, उससे हिला भी नहीं जा रहा था और ना ही गले से आवाज़ निकल रही थी कि किसी को बुला ले, और पसीने से उसका जिस्म गीला हो गया था। हम पहले तो इसको स्लीप पैरालिसिस समझ बैठे, पर कज़न बताता है कि उस वक्त वो जाग रहा था और अपने आप को बेड से ऊंधे मुंह गिराया उसने और किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर सामने अपने आप को घसीटते हुए बाहर निकला। और तब उसके मुंह से आवाज़ निकली। दूसरे कमरे से बहनें उसकी बाहर आई, उसे संभाला और नीचे से उसके वालिदैन भी आ गए। इस वाक़े के बाद इनके वालिदैन ने फिर घर में मदरसे के बच्चों को बुलवाया और कुरान खानी करवाई। अब ऐसे वाक़यात होना तो बंद हो गए हैं और जो भी मखलूक है इतना तंग नहीं करती, पर अपने होने का एहसास हर वक्त दिलाती रहती है। जैसे कज़न बेसमेंट के कमरे में बैठा हो और रात को पढ़ने के लिए, तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई मुसलसल उसे देख रहा है। ये बात हमारे इस घर की है जहाँ पर हम रिहाइश पसीर हैं। घर का एक मेजर पोर्शन है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी अजीब बात है जो कि सभी को पता है और अब ये सबके लिए एक मामूल बन गई है। इसमें से कुछ इवेंट्स तो मेरे खुद के साथ हुए हैं और आज पहला वाक़या मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये पहला वाक़या तब हुआ जब मैं 7th ग्रेड में थी। अपने लाउंज में थी और लाउंज से स्टेयर्स ऊपर के पोर्शन की तरफ जाती थी जो कि मेरे चाचा का पोर्शन था। मैंने टीवी देखते हुए जैसे सीढ़ियों की तरफ देखा तो मेरा कज़न उन दिनों में एक ऑरेंज शर्ट से बहुत ऑब्सेस्ड था और उसे वो पहनना बहुत पसंद था। तो मैं देखती हूँ कि वो गुजरता है और उसने वही शर्ट पहनी होती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही अजीब मालूम हो रही थी। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर मामला क्या है, तो मैं उसके पीछे गई। अब जब मैं सीढ़ियों पर पहुंची तो विद इन सेकेंड्स वहाँ पर कोई नहीं था। इसी ड्यूरेशन में जो मेरी वालिदा किचन में काम कर रही थी उनको भी कुछ महसूस हुआ, तो वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको ये किस्सा बताया तो वो समझ गई कि वो मेरा कज़न नहीं बल्कि कुछ और था, और उन्होंने इस बात को जानते हुए मुझे फिर मना कर दिया कि आइंदा अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो कुछ भी हो जाए मैंने उसका पीछा नहीं करना, यानी कि मैंने उसके पीछे नहीं जाना ये देखने के लिए कि क्या है या क्या नहीं। इसी तरह एक दिन सब घर वाले ड्रामा सीरीज देख रहे थे। रमज़ान चल रहा था और सहरी से पहले सब फ्री होके बैठे थे। हर तरफ खामोशी थी और अचानक बाहर से आवाज़ आई जैसे कोई प्लास्टिक की चेयर से ज़ोर से टकराया हो। हमारे सहन में प्लास्टिक चेयर्स थी और वो 6 कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। काफ़ी हैवी थी वो, जो कि किसी बिल्ली के टकराने से पॉसिबल नहीं था कि ऐसी आवाज़ आए। जैसे हमने आवाज़ सुनी तो सब बाहर गए। विद इन अ मिनट पूरा घर सारे पोर्शंस देख लिए, लेकिन कोई भी नहीं था। और वो 6 कुर्सियाँ जो सीधी रखी गई थी कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में पड़ी हुई थी। मेरे पास इसके अलावा भी बेशुमार कहानियाँ आप सबको सुनाने के लिए जो मैं फिर शेयर करूँगी। मेरा नाम जिया है और मैं पहले भी आपके साथ इस चैनल पर स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मैं आपके साथ किस्सा शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी खाला से मुंसलिक है। ये वाक़या तब का है जब मेरी खाला जवान हुआ करती थी। मेरी नानी के घर में उन दिनों में एक दरख्त भी हुआ करता था और मेरी खाला वहीं पर रहती थी। लेकिन मेरी खाला हर वक्त ये कहती रहती थी कि इस दरख्त को कटवा दो,
बहुत कचरा इकट्ठा हो जाता है इसकी वजह से, और फिर उन्हें साफ भी करना पड़ता है। इस बात पे गौर करते हुए फिर आखिरकार क्या हुआ कि मेरी नानी ने वो दरख्त कटवा दिया और मामलात का आगाज यहीं से शुरू हुआ। मेरी अम्मी बताती हैं कि एक रात खाला नींद से उठी तो उनको किसी ने आवाज़ लगाई, उनका नाम पुकारा। उनका नाम शकीला है। उनको लगा कि अम्मी ने शायद आवाज़ दी है, तो उन्होंने आगे से हाँ में जवाब दिया। फिर उनकी नज़र पड़ी जब मेरी अम्मी पर, जो कि बेखबर सो रही थी, तो वो इस सब के बाद बहुत डर गई, जिसकी वजह से वो जो भी मखलूक दरख्त पर आबाद थी वो मेरी खाला पर हावी हो गई। अब मेरी खाला बहुत बीमार रहती थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि एक रात खाला को उठाकर किसी ने ज़ोर से दीवार पर मारा, जो कि सब घर वालों ने देखा। उसके बाद एक आमिल से मेरी खाला का इलाज हुआ और उन्होंने बताया कि मेरी खाला डर गई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ इन पर हावी हो गई, और वो जो भी मखलूक है बहुत ख़तरनाक थी। इतना इलाज होने के बावजूद उसने खाला का पीछा नहीं छोड़ा। वो चीज़ हर वक्त मेरी खाला पे हाजिर रहती थी और मेरी खाला को बहुत तकलीफ़ देती थी, जिससे मेरी खाला के हाथ पाँव वगैरह भी मुड़ जाते थे। उनको बहुत दर्द होता था, उनके जिस्म पे निशान बन जाया करते थे। और फिर कुछ टाइम बाद मेरी खाला की आखिरकार शादी हो गई। अब शादी के कुछ अरसे बाद मामला ठीक भी रहे, उनके 2 बेटे भी हो गए, लेकिन अचानक फिर से सारे मामलात ख़राब होने लग पड़े। वो मखलूक मेरी खाला पर हाजिर हो जाती और कहती कि इसको कभी खुश नहीं रहने दूंगा, इसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं इसका घर बसने नहीं दूंगा। फिर हुआ ये कि मेरी खाला के शोहर का एक्सीडेंट हो गया और मेरी खाला के शोहर के साथ जो 3 लोग थे उन सब के सर उस एक्सीडेंट में कट गए। मेरी खाला के शोहर तो बच गए उस एक्सीडेंट में, लेकिन इसके बाद उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और अनफॉर्चुनेटली वो पागल हो गए, जिसकी वजह से मेरी खाला को उनके साथ अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। अब क्योंकि खाला जवान थी तब भी, तो उनको सब ने कहा कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने उस वक्त तो नहीं की। लेकिन 10 साल के बाद आखिरकार मेरी खाला की दूसरी शादी हो गई और उनके दूसरे शोहर से उनकी 2 बेटियां हुई, जिसके बाद उनके दूसरे शोहर की भी दिमागी हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब की बार मेरी खाला ने अपने शोहर को नहीं छोड़ा, बल्कि वो उनके साथ ही रहती है। वो जो भी मखलूक है आज भी मेरी खाला के साथ है और आज तक उनको तकलीफ़ देती है। बट मेरी खाला का भी ये कहना है कि अब उनको आदत हो गई है इन चीज़ों की, और वो ये कहती है कि ये शायद मेरा नसीब है और मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये थी मेरी खाला की दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसी गलती जो अनजाने में की गई, मगर मेरी खाला की ज़िंदगी के लिए एक आजमाइश बन के रह गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी खाला के लिए दुआ खैर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी तमाम शैतानी कुव्वतों से महफूज रखे। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहानी 2013 से 14 के एरा की है, जब मैं और मेरे सारे कज़न छोटे हुआ करते थे। मैं अपने ताया का नाम और उनके घर की लोकेशन बताना मुनासिब नहीं समझता, पर जब मेरे ताया का नया घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो गया था तो उन्होंने अपने घर की खुशी में सब रिश्तेदारों को दावत दी। सारे रिश्तेदार उनके घर इकट्ठे हुए, तो हम जो सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठे थे, हमने मिलकर प्लान बनाया कि चलो गेम खेलते हैं और ताया का घर भी इसी बहाने देख लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब हमने ताया के घर का फर्स्ट फ्लोर देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक कज़न को शरारत सूझी। अब क्योंकि घर नया तामीर होता है तो आपको पता है कि घर में एक एको गूंजती है, तब हम बच्चे भी थे, तो उसने कहा कि चलो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा शोर करता है। तो हम सब मिलकर पागलों की तरह शोर मचा रहे थे, पर वहाँ एक कमरे में कोई था जिसे ये सब पसंद नहीं आया कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं। तो कमरे का दरवाज़ा खुला, हम ये सब देखते हैं कि उस कमरे से एक न जाने क्यों अक्स नुमा चीज़ निकलती है, जिसका ना तो चेहरा वाज़े है और ना ही उसका धड़ वाज़े है। और हम सब बच्चों ने उसको देखा और वहाँ से उसको देखते ही हम डर के भाग गए और नीचे जाकर सबको बता दिया। तो मेरे कज़न जिसके पापा का घर था, यानी कि मेरे ताया अब्बा, उनका बड़ा बेटा और मेरा कज़न वो एज में 20-25 साल के थे, तो वो हमारे साथ ऊपर गए और हमने हर जगह देख लिया पर कोई ना मिला। तो हम वापस नीचे आ गए और हमने अपने बड़ों से इस बारे में सवाल किया कि ये क्या हो सकता है या फिर ये क्या था। तो हमारे बड़ों ने फिर हमें एक चीज़ उस वक्त समझाई कि ऐसी गैर मामूली चीज़ें, ख़ास तौर पे जिन्नात, शयातीन वगैरह हमारे दरमियान में रहती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में एक पर्दा डाला हुआ है, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको तंग करने से भी मना किया हुआ है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने उस कज़न से पूछा तो उसने बताया कि उस दिन के बाद से कोई ऐसी चीज़ हमने महसूस नहीं की और वो वाक़या वहीं पर ख़त्म हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सी कहानियाँ हैं, फिर कभी बताऊँगा।
मेरा नाम मोहम्मद सालिक है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। ये वाक़या मेरी नानो जान से जुड़ा है। मेरी नानो का घर एक सियालकोट के गांव में वाक़ है। उस गांव के साथ एक बन है जो कि एज ए रोड यूज़ होता है। उसके साथ खेत हैं और खेत के साथ दरिया, और दरिया के साथ ही घना जंगल शुरू होता है। मेरी नानो बताती थी कि पुराने वक्तों में जब इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं हुआ करती थी तो कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए सुबह 4 बजे के करीब या फिर रात 2 या 3 बजे के करीब ख़वातीन मिलकर दरिया किनारे चली जाती थी। वहाँ पर एक मिट्टी के मटके में जो भी चीज़ को ठंडा करना हो उसे डालकर तो दरिया में रख देते थे, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उनकी पहुँच में रहे। एक दफ़ा मेरी नानी ने मेहमानों के लिए रात को खीर बना ली और सुबह 4 बजे एक खातून के साथ दरिया किनारे चली गई। खैर, सुबह के वक्त गाँव में बहुत सन्नाटा होता है और हर तरफ खौफ का आलम होता है। मेरी नानू ने मटका दरिया में रखा और रस्सी की मदद से उस मटके को पानी में गोल गोल घुमाने लगी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक नानू ने एक ऊंट को अपनी ओर आते हुए देखा जो कि बहुत लाल रंग का मालूम हो रहा था। नानू ने उसे पहली नज़र में तो नज़रअंदाज कर दिया और खीर ठंडी करने की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो ऊंट अपने आप को मुख्तलिफ जानवरों में शेप शिफ्ट कर रहा था। कभी काले बकरे की तरह बन जाता तो कभी कुछ और। नानू को एहसास हो रहा था कि ये कोई शैतानी मखलूक है जो कि तरह तरह की अपीयरेंस को अडॉप्ट कर रही है। नानू ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसके बाद मामलात रुक से गए, लेकिन जैसे ही नानू दोबारा दरिया की तरफ गई तो वो एक बिल्ली के रूप में आ गया था। अब नानू ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी और घर आकर सबको इस बारे में बताया। उसके बाद नाना जान ने कभी भी नानी को दरिया पर जाने की इजाज़त नहीं दी। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल। एग्जैक्टली आपको समझ तो आगे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ जस्ट व्हाट टू डू। लेकिन उसके अलावा आप लोगों में से कई लोगों की यही शिकायत है कि मैं स्टोरीज़ जो है नहीं अपलोड करता आप लोगों की। उसकी वजह ये है कि अक्सर तो स्टोरीज़ बहुत शॉर्ट होती हैं, यानी कि वो शुरू होते ही सलाम के बाद दुआ पढ़ते स्टोरी ख़त्म हो जाती है, फिर अल्लाह हाफिज़ आ जाता है। और कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है। लाइक अगर मैं चैनल पर अपलोड करूँगा तो शायद लोगों की तरफ से तनकीद है कि ये किस किस्म की स्टोरीज़ हैं, तो इसलिए मेरा उसमें इतना नुकसान है जितना आपके ऊपर लोग तनकीद करेंगे कि ये क्या मनगढ़ंत सी बात है, खुद से तहरीर कर रहे हैं। तो अगर मेरे मन में सवाल आ सकता है तो ऑब्वियसली दूसरों के मन में भी सवाल आएगा। और दूसरी बात ये, कुछ लोग तो बहुत ही लंबी स्टोरीज़ लिख कर भेज देते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम एक बंदे ने अपनी कहानी शेयर की है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि वो कहानी एक मूवी से इंस्पायर्ड है और उस मूवी की कहानी अपने दोस्तों के नाम पर मुझे बताई जा रही है। और वो इस कदर लंबी स्टोरी है कि वो इवन थोड़े से टाइम स्पेंड में तो पढ़ना नामुमकिन है उसको, और फिर ऊपर से उसको रिकॉर्ड भी करना। तो खैर, स्टोरीज़ किस तरह की सेंड करनी है उसकी एग्जाम्पल इस चैनल के ऊपर भरी पड़ी है। आप लोग ही शेयर करते हैं स्टोरीज़ को जो मैं अपलोड करता हूँ, और इतनी मज़े की कमाल की स्टोरीज़ होती हैं। तो इन्हीं को एग्जांपल ले लें जो रोज़ मैं नरेट करता हूँ, सो आपको समझ आ जाएगी एग्जैक्टली आपने भेजना क्या। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।